हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बराबर। आप लोगों ने कोरोना हॉलीडेज तो एंजॉय किए ही होंगे, बराबर? नहीं? क्यों बोर हो रहे हो? अरे, गेम खेले होंगे बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ की होंगी, मम्मी पापा के साथ अच्छा वक्त बिताया है, फिर भी बोर हो गए। अच्छा, पढ़ाई की याद आ रही हो? हाँ, मुझे भी आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आज हम आपसे मुलाकात कर ही लेते हैं, जो कि है ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग अपनी पढ़ाई का शुभारंभ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, जो कि बहुत ही शुभ दिवस। आज का दिन बहुत ही पावन एवं शुभ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज से अपनी पढ़ाई का श्री गणेशा कर ही लेते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ देते हुए कक्षा 9वीं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पढ़ाई करते समय हम लोग कैसे करेंगे कि पहले हम लोग पहले जो चैप्टर है पूरा वो रीड कर लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप सभी बच्चे अपने पुस्तक का जो पेज नंबर 1 है उसको निकालो और फर्स्ट चैप्टर उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वितरण के मानचित्र। कक्षा 9वीं भूगोल। इस वर्ष हमें टोटल 12 पाठ अभ्यास के लिए है। आज हम वितरण के मानचित्र यह भूगोल का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। परिचय। पाठ क्रमांक 1 वितरण के मानचित्र। परिचय। हमने पिछली कक्षाओं में परिसर अध्ययन एवं भूगोल विषय में जिला, राज्य तथा देशों के मानचित्रों का अध्ययन किया है। मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की स्थिति और वितरण दर्शाना होता है। कुछ मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम लोग उद्देश्यात्मक मानचित्र कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। ऐसे मानचित्रों द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक यानी घटक वितरण दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी प्रदेश की वर्षा, तापमान एवं जनसंख्या आदि के वितरण को सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग प्रदेश के विविध घटकों के वितरण का स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे मानचित्रों में घटकों का वितरण संबंधी ढांचा सरलता से समझ में आ जाता है। वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए संबंधित घटकों की सांख्यिकीय जानकारी आवश्यक होती है। मानचित्रों में यह वितरण निम्न 3 प्रकारों से दर्शाया जा सकता है। वितरण के मानचित्र: एक बिंदु पद्धति, क्षेत्रगण पद्धति तथा समगण पद्धति। हम लोग देखेंगे बिंदु पद्धति। अब बिंदु पद्धति सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर बिंदु पद्धति से मानचित्र तैयार किया जाता है। बिंदु पद्धति के मानचित्र तैयार करते समय केवल गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी का ही उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रदेश में जिस प्रकार के घटक का वितरण हुआ है, उसी प्रकार से मानचित्र में बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है, जैसे कि प्रदेश की जनसंख्या, पशुओं की जनसंख्या का वितरण आदि। बिंदुओं द्वारा वितरण दर्शाते समय बिंदु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकीय जानकारी अर्थात न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या ध्यान में रखी जाती है। इस प्रकार बिंदुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय बिंदु का आकार, घटकों का घनत्व और मानचित्र का पैमाना आदि ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक उपविभाग के अंतर्गत प्रशासकीय सीमाएं घटकों की संख्याएं के लिए कितने बिंदु देने हैं, यह पहले निश्चित किया जाता है। मानचित्र में बिंदुओं को अंकित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि
मूल्य के अनुसार बिंदु का आकार समान होना चाहिए। प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जल स्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण करते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा, ठीक है, और नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए हम गोल का उपयोग करते हैं। जो घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं, ऐसे घटकों के वितरण के लिए बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखेंगे कि मानचित्र से मित्रता। आकृति 1.1 में अमरावती जिले की जनसंख्या का वितरण का मानचित्र दिया गया है। बिंदु पद्धति से वितरण दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करते नीचे गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, जैसे कि अमरावती शहर की जनसंख्या कितनी है एवं मानचित्र में 1 लाख जनसंख्या वाले स्थान का नाम बताइए। जिले के किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। ये आपको क्वेश्चंस कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रगण पद्धति। इस मानचित्र में भौगोलिक घटकों की सांख्यिकीय जानकारी विभिन्न छाया अथवा रंग छटाओं द्वारा दर्शाई जाती है। ये मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन, उसके बाद हम सर्वेक्षण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी उसका उपयोग करते हैं। इसमें प्रदेश के प्रत्येक उपविभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य दिया जाता है। प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय विभाग के घटकों का न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य ध्यान में रखा जाता है। इसके पश्चात साधारणतः 5 से 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्गानुसार एक ही रंग छटा अथवा कृष्ण धवल यानी कि काला सफेद आकृतिबंध उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग करते समय बढ़ते मूल्यानुसार रंग गहरे हो जाते हैं और इनके मूल्य वर्ग के अनुसार मानचित्र पर दर्शाया जाता है। जैसे कि आकृति 1.2 अ तथा ब जो कि आप अभी देख रहे हैं, उसमें अमरावती जिले की जनसंख्या का घनत्व मानचित्र में दिया गया है। इसमें जनसंख्या घनत्व रंग छटा वाले तथा कृष्ण धवल आकृतियों का प्रयोग किया है। उनमें से किसी एक मानचित्र का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। 301 से 400 प्रति वर्ग किसी जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। अमरावती तहसील की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 300 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। ये लोग आप अच्छे से मैप को देख के कर लीजिए। अब हम देखेंगे समगन पद्धति। हमने पिछली कक्षाओं में समोच्च रेखा और समदाब रेखाओं के मानचित्र देखे हैं। इन मानचित्रों में सममूल्य रेखाओं के आधार पर मानचित्र वितरण दर्शाए गए थे। जब किसी घटक का वितरण बार बार होता है तब उसे दर्शाने के लिए समगन पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि। अब इन मानचित्रों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों की ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि की सही सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त की जाती है। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आसपास के 2 स्थलों की ऊंचाई अथवा वर्षा का अंतर समान होता है, ठीक है। इसमें क्षेत्र के अंतर्गत उपविभागों का विचार नहीं किया जाता है। सांख्यिकीय जानकारी ही उस स्थान की होती है। इस प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी को हम लोग बिंदु से संबंधित जानकारी कहते हैं। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निम्न चरणों का उपयोग करके समगन मानचित्र तैयार किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब मानचित्र के संबंधित स्थानों पर चरों का मूल्य लिखा जाता है। इस पद्धति में जितने अधिक स्थानों का मूल्य ज्ञात होगा उनका उसका वितरण का अनुबंध अधिक निर्दोष बताया जा सकता है। समगन मानचित्र तैयार करते समय घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है, जो रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करता है।
निर्धारित वर्गांतर के लिए रेखाएं खींची जाती है, जिसमें समतुल्य स्थानों को रेखाओं से जोड़ा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए मानचित्र के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समतुल्य रेखाएं पास पास हो तो घटकों का परिवर्तन अधिक एवं एक दूसरे से दूर हो तो परिवर्तन मंद होता है। इन मानचित्रों के वितरण पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। आकृति 1.10 में अमरावती जिले की वर्षा का मानचित्र दिया गया है। उसका सूक्ष्म वाचन और निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जिले के किस दिशा में वर्षा की मात्रा अधिक है, वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती जा रही है और जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है। आप लोगों को इसके आंसर्स लिखने हैं और बाकी का पार्ट अपन कल एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय।